जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही शानदार होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत ही शानदार, जानदार, मस्त चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग जो है पिछली वीडियो में मॉडल पेपर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा कर के पहले आप उस वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसके बाद में आप यहाँ मॉडल पेपर 4 को कवर कीजिएगा, अन्यथा आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं। ये जो मॉडल पेपर है इडिटेरिया के द्वारा निकाला गया है, मॉडल पेपर 4 है और इसमें प्रश्नों की संख्या की बात किया जाए तो आपका 100 प्रश्न रहेगी, 200 मार्क्स की होगी और 2 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और बीच में छोड़ कर के मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बिहार दरोगा के जो क्वेश्चन का लेवल होता है उसी लेवल से प्रश्न को अरेंज करके इसमें दिया गया है। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिए और साथ में कलम कॉपी साथ में लेकर के साथ में बैठिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में एग्जाम बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, इसमें बताना है आपको पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किसके सहयोग से की गई थी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको फंसाएगा, किसने की है ये नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है किसके सहयोग से की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी इसमें राइट आंसर है, यानी कि आत्माराम पांडुरंग भी थे, देवेंद्र नाथ ठाकुर भी थे और एम जी नाराडे भी थे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट को आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है किस मुगल शासन के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दिया गया था। तो वो किसके शासनकाल में ऐसा किया गया था, तो वो किया गया था औरंगजेब के शासनकाल में। अच्छा एक बात और है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था, तो 1707 में हुआ था और ये मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है लाल किला स्थित हीरा महल किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी बहादुर शाह जफर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, बहादुर शाह जफर, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है द्वितीय मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, किनके शासनकाल के दौरान ये लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, वारेन हेस्टिंगस। और ये कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1780 से लेकर के ये चला था आपका 84 तक। ठीक है, 1780 से 84 तक इस युद्ध के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो आपका कहाँ पे किया गया था, ढाका में किया गया था। कब किया गया था, तो ये किया गया था 1906 में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था, तो आगा खां, याद रखिएगा आगा खां। ठीक है, आगा खां भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कह करके संबोधित किया था, तो वो कौन महान व्यक्ति थे, तो इनका नाम आपको बताना है। ये थे आपके क्या, डिजरायली। ठीक है, डिजरायली जो थे यही बात ये इन्होंने बोला था। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, बताना है इसमें से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। ताना भगत जो है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है आपका मैं बता दूं, तो ये जो ताना भगत आंदोलन जो हुआ था, विद्रोह हुआ था, ये आपका हुआ था बिहार में 1914 में। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो जतरा भगत, याद रखिएगा जतरा। ठीक है, जतरा भगत ये इनका नेतृत्व किया था। बाकी सबके सब जो है आपका ऑप्शन सही है। अहम विद्रोह आपका है गोमधर कुंवर से संबंधित और खासी जो है आपका चिरत सिंह से है और नील विद्रोह जो है दिगंबर से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका यहाँ पे एक पॉइंट बनता है। पॉइंट क्या है कि ताना भगत जो है वो विद्रोह कब हुआ था, तो 1914 में। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था, तो आपका बिहार में हुआ था। वर्तमान में अभी कहाँ पे है, झारखंड में। इसका नेतृत्व किसने किया, तो जतरा। ठीक है ना, याद रखिएगा जतरा भगत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ के किस प्रकार के चेहरों का अवशेष प्राप्त हुए हैं।
तो बताना है इसका आंसर क्या होगी। सो तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्गाकार एवं आयताकार। ठीक है, वर्गाकार एवं आयताकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 की तरफ हम लोग चलेंगे। प्रश्न संख्या 10 क्या बोल रहा है, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है। तो बताइए इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई है, ये आपका जो है गलत है। बाकी सबके सब क्या है, सही है। ठीक है, याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था। तो वो कौन व्यक्ति थे जिनको इन्होंने नियुक्त किया था, सॉरी किस पद के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धम्म महामात्र। ठीक है, धम्म महामात्र याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है। तो सेंगोल जो है आपका, जैसे कि अभी जो है फिलहाल बना है क्या, संसद बना है, तो उसमें आपका जो है सेंगोल का चर्चा किया गया है। तो ये आपका आंसर है, चोल वंश से ये संबंधित है। ठीक है ना, चोल वंश जो आपका है कहाँ का, दक्षिण भारत का ये शासक हुआ करता था। ठीक है, चलिए अगला बन पढ़ते हैं हम लोग। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था। तो ऑपरेशन पोलो जो हुआ था आपका, ये किया गया था हैदराबाद निजाम को अपने अधीन अपनाया गया था। ठीक है, जो हुआ था कब, 1948 में हुआ था ये ऑपरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य हुआ था। तो स्वाली का जो युद्ध हुआ था आपका किसके मध्य हुआ था, ये हुआ था आपका पुर्तगाली के बीच में हुआ था और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1612 में हुआ था, 1612 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुआ था। तो बताना है इसका राइट आंसर जो है क्या होगी। सो तो 15 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, हंटर आयोग ये घटना हुआ था। ठीक है, चलिए इसके घटना ये हुआ कब था, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था आपका 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से बताना है आपका कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कि ये सही नहीं है, बाकी सबके सब क्या है, सही है। महानदी मांद, सहायक नदी क्या है, मांद है। कृष्णा नदी जो है इसकी सहायक नदी कौन है, ये आपका मालप्रभा है। और कावेरी की हेमावती है। गोदावरी की ये सहायक नदी नहीं है। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी कौन है, तो ये आपका जो है ये आपका मंजीरा, पूर्णा तथा वर्धा और इंद्रावती, पेनगंगा ये सब के सब क्या है, गोदावरी नदी की सहायक नदियां सारी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। तो पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव इनमें से बताना है कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋतु परिवर्तन जो है आपका पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित प्रभाव नहीं है। घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। बाकी सबके सब क्या है, पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव, दिन रात, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति और पवनों का विक्षेपण, ये सब के सब क्या है, पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव। बट जो है आपका ऋतु परिवर्तन इससे संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, खमसिन निम्न में से किस देश के स्थानीय पवन है। तो ये जो खमसिन है आपका कहाँ की है, ये आपका जो है मिस्र की है। कहाँ की है, मिस्र की है। ठीक है, अर्जेंटीना की क्या है, तो अर्जेंटीना की आपका है जोंडा। ठीक है, जोंडा याद रखिएगा। और आपका लीबिया का क्या है, लीबिया का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगी। और आपका जो अमेरिका किया है चिनूक, अमेरिका का याद रखिएगा, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका का जो है पवने को बोलते हैं चिनूक, चिनूक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक का फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा जो है आपका वन का विस्तार सबसे ज्यादा किसका है, तो वो है आपका शीतोष्ण शंकुधारी वन का, शीतोष्ण शंकुधारी वन का जो ऑप्शन नंबर दे रखा है ए में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। तो कश्मीर घाटी जो है आपका किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है, वो है आपका बृहद हिमालय एवं फिर पंजाल के मध्य। ठीक है, चलिए बढ़ते जाते हैं फटाफट से आगे। बोल रहा है कि
निम्नलिखित पर्वतों दर्रा का सही पश्चिम से पूरब क्रम में पहचानिए, यानी कि पश्चिम से लेकर के हमको पूरब की तरफ जाना है। तो इसका सही क्रम क्या बनेगा आपको बताना है। इसका सही क्रम बन जाएगा 1 का 4, 1 का 4 हो जाएगी। उसके बाद में सॉरी, यहाँ पे जो है आपका 1 नंबर आएगा ये, उसके बाद में ये 2 नंबर पे आएगी, उसके बाद में आपका ये 3 नंबर पे आएगी और उसके बाद में ये आपका 4 नंबर पे आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगी। मैं बताता हूँ इसको क्लियर करके, ठीक ना। सबसे पहले कौन आएगा 1 नंबर, तो 1 नंबर में आपका ये, उसके बाद में कौन आएगा ये आएगा, तो ये आपका 2 नंबर पे है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में कौन सा आएगा 2 नंबर आएगा, ये आपका 3 नंबर पे है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में आपका ये 4 नंबर पे आएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे तरफ। बोल रहा है 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है। तो 10 डिग्री जो चैनल है आपका किसको अलग करता है, ये आपको करता है अंडमान एवं निकोबार को, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। बढ़ते हैं आगे। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे, ऋतु प्रवास किया करते थे, बताना है। इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भूटिया। क्या हो जाएगी भूटिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आम्र वर्षा संबंधित है। तो आम्र वर्षा जो है वो किससे संबंधित है, ये आपका है आम की फसल से। किससे है, आम की फसल से। जब ये वर्षा होती है, आम्र वर्षा बेसिकली होती कहाँ पे, कर्नाटक केरल में होने वाली मानसून के पूर्व वर्षा को फुलहारा हम लोग क्या बोलते हैं, आम्र वर्षा बोलती है। जिसमें आम की फसल जो है ना, पौधे जो है इसमें काफी अच्छी होती है, ठीक है ना, आम्र वर्षा होने से। ठीक है, अगला प्रश्न है भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका फसल हम लोग उगाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़द, ठीक है। उड़द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है, बताना है इनमें से कौन है जो सकल घरेलू उत्पाद में संबंधित है। तो अंतिम वस्तु की बिक्री, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ये प्रश्न बोल रहा है पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पत्ति करती है, नियम संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, इसका ए हो जाएगा जेबीसी का बाजार नियम से, जेबीसी क्या बाजार नियम से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। खुसरो संबंधित समिति का संबंध किससे है, खुसरो समिति का संबंध जो है किससे है। तो इसका संबंध आपका बताना है, इसका ए आंसर सही है कृषि साख से, ठीक है, कृषि साख से। और भंडारा समिति एक और प्रश्न है, भंडारा समिति किससे है, तो ग्रामीण बैंक की संरचना से, ठीक है। याद रखिएगा भंडारा समिति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों को कौन शामिल है, बताइए। इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इसका राइट आंसर है, यानी कि बैंक नीति दर, नैतिक प्रभाव की नीति, खुले बाजार की क्रिया, ठीक है। तो हम जो है अभी जो है वीडियो को रात में शूट कर रहे हैं, तो आप लोग को कुछ अजीब टाइप का आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, अपने काम पे फोकस कीजिएगा और क्वेश्चन को हो सके तो नोट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने छोटे भाई को प्यार जरूर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लक्कड़वाला समिति अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी। तो लक्कड़वाला समिति जो है आपका रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था कब, तो ये किया गया था 1993 में। कब किया गया था, 1993 में आया था ये, ठीक है। चलिए ये लाया कब गया था, तो 1989 में लाया गया था, लेकिन प्रस्तुत कब किया गया था, याद रखिएगा 1993 में, और लाया गया था ये 1989 में। ऑप्शन में दे भी रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसमें टिक लगाइएगा, जैसे उनसे गलत हो जाएगी। इसका आंसर है 1993। यहाँ पे बोला गया है रिपोर्ट प्रकाशित कब किया गया, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद में टिक लगाइएगा। आपके पास जो है टाइमिंग भरपूर रहता है, 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। अधिकार उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये जो आता है आपका किसके अधीन आता है, इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, यानी कि कोई भी आंसर नहीं है। तो इसका आंसर होगा क्या, तो इसका आंसर जो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रक्षीकरण परमादेश, ठीक है,
प्रत्यक्षीकरण जो होती है परमादेश, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। इसका आंसर जो है क्या हो गई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, ये बिल्कुल गलत जवाब है। ठीक है, बाकी सबके सब क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद के वर्णित है, तो ये कौन सा अनुच्छेद है, तो ये आपका जो है सी नंबर हो जाएगी 39 का ख आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता में कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, भारतीय नागरिकता को हम लोग कितने तरीका से प्राप्त कर सकते हैं, तो ये आपका 5 तरीका है। कितने तरीका है, 5 के 5 तरीका आप लोग को याद होना चाहिए। जन्म से, वंश परंपरा के आधार पे, देशीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा एवं भूमि विस्तार के द्वारा। ठीक है, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, आशा करते हैं आप लोग जरूर कीजिएगा ये काम। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जो है लिया गया है प्रावधान किस देश के साथ में लिया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगी कनाडा। ठीक है, कनाडा आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, कनाडा से आपका ये चीज लिया गया है। और क्या क्या लिया गया है, तो और यहाँ से लिया गया है राज्यपाल की नियुक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय का परमादेशी न्याय निर्णय भी यहाँ से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगर अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है क्या बोल रहा है, कह रहा है यह प्रश्न श्रमिक संघ एवं फौजीदारी की सूची के विषय है, तो ये जो है आपका विषय वो है आपका समवर्ती सूची का विषय, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है ए में। ठीक है, समवर्ती सूची में आपका टोटल कितने विषय आती है, इस चीज को भी जानना जरूरी है। इसमें जो है टोटल 47 विषय है, लेकिन वर्तमान में अब भी कितना विषय है, तो अब भी वर्तमान में आपका 52 है, लेकिन पहले कितना हुआ करता था, 47 हुआ करता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत भारत में महान्यायवादी वोटों देने का अधिकार है, यानी कि महान्यायवादी को जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वोट देने का अधिकार ही अनुच्छेद कौन सा बोलता है, तो ये अनुच्छेद आपका है 88 अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 88 ये चीज बात बोलती है। ठीक है, पढ़ते हैं अगला तरफ। लोकसभा अध्यक्ष शपथ निम्नलिखित में से कौन सा दिलाता है, लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो शपथ है वो दिलाते हैं लोकसभा के, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनको जो शपथ कोई नहीं दिलाता है। बात क्या है यहाँ पे, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, ना कि इनको कोई दूसरा व्यक्ति शपथ दिलाते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष समिति सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसकी जो संख्या वो कितनी है, 3 है। कितनी है, आपकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, 3 के 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न है आपके सामने बोल रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है, इनमें से जो है कौन सा क्रम जो है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कोई नहीं, सबके सब क्या है, सही है। सबके सब क्या है, सही है। अगर बात किया जाए स्टार्टिंग से हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले कौन आते हैं, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद में आते हैं राज्य के राज्यपाल, उसके बाद में पूर्वभूत यानी सॉरी भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद में मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद में कैबिनेट मंत्री आते हैं। तो हमारे बातों को आप लोग जरूर रिकॉर्ड कर लिए होंगे या फिर नोट जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, पूर्वभूत राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद में कैबिनेट मंत्री, ये सारी श्रृंखला चलती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, येलो बुक किस देश के सरकारी दस्तावेज है, तो येलो बुक जो है आपका किस देश का है, फ्रांस का है। ठीक है, फ्रांस का है। और अगर बात करें ग्रीन बुक कहाँ का है, तो इटली का है। ऑरेंज बुक कहाँ का है, तो नीदरलैंड का है। ग्रे बुक कहाँ का है, तो बेल्जियम एवं जापान की था। आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। येलो बुक जो है किस देश का दस्तावेज है, तो फ्रांस का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया था, तो उस टाइम में जो है टोटल कितने व्यक्ति थे,
तो वो थे आपके 50 व्यक्ति थे, ठीक है। कितने व्यक्ति थे? 50 व्यक्ति थे। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945। 1945 याद रखिएगा, 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वायुसेना के पश्चिम कमांडर का मुख्यालय कहाँ पे? तो वायुसेना के पश्चिम कमांडर का जो है मुख्यालय आपका, ये आपका है कहाँ पे? नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में आपका इसका कमांडर पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न में, राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राधा रेड्डी का जो संबंध है वो है आपका कुचिपुड़ी से, ठीक है, कुचिपुड़ी से आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। बोल रहा है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए किस वर्ष अलंचती राय को मानबुगर अवार्ड दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगी 1969। 1969 में इनको अवार्ड दिया गया था, जो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पाखल वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पाखल वन्य जीव जो है आपका, ये आपका तेलंगाना में पड़ता है। कहाँ पे? तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो रेड डाटा बुक का जो प्रथम प्रकाशन ये किया गया था आपका 1964 में, ठीक है, 1964 इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे 47 के बाद में 48 की तरफ। तो 48 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, फटाफट से हम लोग देखेंगे। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो जैव विविधता में जो है परिवर्तन होता है किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या बताना है आपको? इसका राइट आंसर भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, परिवर्तन होती है, तो ये आपका है भूमध्य भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। अगला प्रश्न है आपके सामने क्या बोल रहा है? प्रश्न है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव को वृद्धि होती है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो 50 नंबर का आंसर आपको बताना है, कंचनजंगा जो है आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। कंचनजंगा है कहाँ पे? तो ये आपका है सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम में, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सब के सब आपका बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। हृदय मांसपेशी को क्या कहते हैं? हृदय मांसपेशी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माइको मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है सी में, ठीक है, मायोकार्डियम। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न में क्या बोलता है? प्रश्न है, प्रोमियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन पीएनएफ, क्या बोला है आपसे? पीएनएफ संबंधित है, तो ये जो है आपका किससे संबंधित है? शरीर का लचीलापन से, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है सी में, ठीक है। ये आपका पीएनएफ जो है किससे संबंधित है? शरीर के लचीलापन से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन नहीं है? तो वो आपका है बी, आपका वसा में घुलनशील नहीं है, पानी में ये घुलनशील है, बी और सी, बी एंड सी याद रखिएगा। गाय भैंस पानी में, बी से और सी से, पानी याद रखिएगा, गाय भैंस पानी में, ठीक है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? तो मानव शरीर की अस्थियां जो है किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिमाण एवं आकार के आधार पर, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है सी में, ठीक है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। फटाफट से देखते हैं कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इपिथीलियम ऊतक, ठीक है, इपिथीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ फटाफट से। प्रश्न क्या बोल रहा है? पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो ये कारण जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इपिथीलियम ऊतक, सॉरी, ऑक्सिन के कारण ये होती है, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है किसमें? ऑप्शन नंबर दे रखा है सी में, ठीक है। बढ़ते अगला प्रश्न, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रोकैरियोटिक के संबंध में कौन सा इसमें से सही है? ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुगलन द्वारा होता है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 58 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? टेरिडोफाइटा
पौधे के उदाहरण है। टेरिडोफाइटा का जो उदाहरण इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्सिलिया एवं फर्न। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। बोल रहा है लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव होता है। तो लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव जो होता है वो कहाँ से होती है? ये होती है आपका इमाइलेज, जो ऑप्शन नंबर दे ही नहीं रखा है, इमाइलेज याद रखिएगा, इमाइलेज। ठीक है, इमाइलेज। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिससे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सहजीविता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहजीविता बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। बोल रहा है क्या अगला प्रश्न? 61 नंबर प्रश्न बोला, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? तो अलौह धात्विक खनिज इनमें से कौन है? तो ये है आपका कोबाल्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये आपका तत्व का नाम है यूरेनियम। क्या नाम है? यूरेनियम। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की दो परमाणु द्विबंधक द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये आपके क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपका एक्लिन। ठीक है, एल्किन कहलाती है। ठीक है, एल्किन। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। सोना को घोला जा सकता है। तो सोना को घोला जा सकता है, बिल्कुल सही है। किसमें घोला जा सकता है? तो ये है जो है आपका सिनेमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में इसे घोला जा सकता है। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। पित्तल निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो पित्तल पित्तल जो है आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है किसमें? ऑप्शन नंबर दे रखा है डी में, तांबा एंड जस्ता। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ में। एक जेटा बराबर होता है। तो एक जेटा जो आपका बराबर होता है वो 10⁻21 के बराबर होता है। 21 जो दे रखा है किसमें? सी नंबर में दे रखा है। ठीक है, अगर पूछ देता है 1 एटो किसके बराबर होता है? तो 10⁻24, 10⁻24 जो है एटो के बराबर होता है। ठीक है, ये लो एटो नहीं, प्लस में होगी, माइनस में नहीं होगी। ठीक है, अगर माइनस में अगर बोल देता है तो इसको बोलते हैं एटो, एक टू, एक टू बोलेंगे। ठीक है, और ए टू बोलता है, ए टू किसके बराबर हो जाएगी? तो 10⁻24, ये सीधे हो जाएगी। ठीक है, 24 याद रखिए। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। तो बैरोमीटर में अगर अचानक वृद्धि होती है तो ये किस चीज को इंडिकेट करेगा? ये आपका करेगा अत्यंत शुष्क शुष्क मौसम। ठीक है, अत्यंत शुष्क मौसम को इंडिकेट करेगा। अचानक अगर गिरेगा तो क्या होगा? तो अचानक अगर बैरोमीटर गिर रही है तो आंधी और तूफान आने की संभावना होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोलता है? बोल रहा है निकट दृष्टि दोष किसके द्वारा उपचारित किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष को हम लोग किसके उपयोग करेंगे? तो ये करेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और दूर दृष्टि है तो उसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, सॉरी। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है 69, इंद्रधनुष डैश के कारण होता है। तो इंद्रधनुष जो है आपका किसके कारण होता है? तो इसका आंसर क्या बताना है आपको? परिवर्तन एवं अपवर्तन, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है आपका डी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है? इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं बताना है आपको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन। ये आपका जो है बिल्कुल गलत जवाब है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम है स्नेल ने दिया था। स्नेल्स लॉ हम लोग को पता है, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। केंद्रीय बजट 2023-24 के साथ प्राथमिकता अपनाई गई, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है सप्तवर्षी, सप्तऋषि, सप्तऋषि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? तो कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? ये आपका लगाएगा 5.9%, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है ए में। ठीक है, अगला प्रश्न है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापारी में कितना बिलियन डॉलर आयात किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगी 551.7 बिलियन डॉलर। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में से आया है? एफडीआई जो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र से आया है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है किस कहाँ पे? बी में दे रखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। ये सारे के सारे करंट का क्वेश्चन है। 28 से 30 आपका करंट का क्वेश्चन रहती है। जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है? तो जो सबसे ज़्यादा जो है ये आपका यादव है। ठीक है, यादव की संख्या सबसे ज़्यादा है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? दिसंबर 2022 में भगत के चेन्नई तट पर आए मैडुल तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो ये कौन सा व्यक्ति, कौन सा देश था जिन्होंने ये नामकरण किया था? तो यूएसए, यूएई, सॉरी, यूएई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोला है? G20 के से- शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ था? तो ये जो बैठक हुआ था आपका, ये हुआ था उदयपुर में। कहाँ पे हुआ था? उदयपुर में ये बैठक हुआ था। अगला प्रश्न है, कोवैक्स नामक वैक्सीन का निर्माता कंपनी है। तो कोवैक्स नामक जो वैक्सीन का निर्माता व्यक्ति का नाम है वो है आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है, वन वेव इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया है? तो वन वेव इंडिया 2 जो है इसको स्थापित किया गया है LV-M3 के द्वारा, LV-M3 के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन संधावन की शुरुआत किया गया है? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा भारतीय सेना। ठीक है, भारतीय सेना इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन रिपोर्ट स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य है। सर्वाधिक जो है वन आवरण वाले राज्य ये आपका कौन है? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वन जो है मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा जनसंख्या जनजाति जो भी है आपके कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, रंगना रंगनाथिटू पक्षी अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में है। ठीक है, रंगनाथिथु। अगला प्रश्न है, मैग्रोम की प्रजाति के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा किस राज्य के द्वारा किया गया है, द्वारा की गई है? तो ये इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ओडिशा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला प्रश्न है, अनुसंधान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है? ये व्यक्ति, ये कौन सा देश है जिसके साथ में समझौता हुआ है? तो ये मैक्सिको है। ठीक है, मैक्सिको जो ऑप्शन नंबर दे रखा है बी में। अगला प्रश्न, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो आपका उपाध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। डॉक्टर सुमन के बेरी प्रथम कौन थे? और आपको बताना है इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये वर्तमान में जो होते हैं अध्यक्ष, वर्तमान के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं? शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनके संबंध में जो है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से सारे के सारे ये कथन सत्य हैं। सबके सब क्या है? कथन सत्य है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है। तो इनका जो स्थान है भारत का कहना है ये है आपका चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमोचा यानी कि गमछा को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? असम हो जाएगी, असम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोलता है? बोल रहा है, फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे बड़ी शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो भारतीय महिला जो है टोटल कितने आई है? तो ये आया है 6। कितने आया है? 6 महिला भारत से आई है। निर्मला सीतारमन कितने नंबर पे आई है? तो ये 36 नंबर पे आई है। निर्मला सीतारमन आप लोग को पता होगा कौन है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है। चलिए अगला प्रश्न है, 90 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को
पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 90 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, इसमें टोटल कितने दिया गया है? टोटल अगर बात किया जाए ना, तो टोटल जो है आपका पुरस्कार, विभूषण पुरस्कार जो दिया गया है 106 दिया गया है। ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा आपका पद्म श्री है जो 91 है। पद्म विभूषण कितने हैं? 6 है। पद्म भूषण कितने हैं? तो 9 है। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये व्यक्ति है, इनमें से सभी सबके सबको इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना के संबंध में किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के पास में जमीन नहीं है तो सरकार उसको 600 वर्ग मीटर क्या देगी? जमीन देगी घर बनाने के लिए। ये जो पॉलिसी है कौन लाया है? तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार ने लाई है। अगला प्रश्न है, परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो संगम पोर्टल जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक के लेखक जो है वो है आपका मेघनाथ देसाई, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है बी में। ठीक है, चलिए इसके बाद में जो है आपका भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है आपका कहाँ पे? पूना में किया गया, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है एम। इसके बाद में जो आपका 5 प्रश्न आपका मैथ का आता है उसका मैं आंसर फटाफट से 96 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर 728। उसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे 96 के बाद में 97। 97 नंबर का आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगी 5814। उसके बाद में जो आपका 98 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद में 99 नंबर प्रश्न का आंसर जो है आपका क्या हो जाएगी? तो देख लेते हैं 99 नंबर प्रश्न क्या है। 99 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। उसके बाद में 100 नंबर प्रश्न का आंसर जो आपका क्या हो जाएगी? तो 100 का प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और इस प्रकार से हमने मॉडल पेपर 4 को कंप्लीट किया है। और आप वीडियो को पूरा नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार के एडिटोरिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बिहार दरोगा में आने वाले संभावित प्रश्न है आपको लिए लाते रहेंगे, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है। तब तक के लिए थैंक यू।